तुम अकेले बोर तो नहीं होगी पढ़ोगी तो? चलो ठीक है, आज अपन कोई नहीं आया तो आज अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन देते जा रही हूँ स्तुति, सॉल्व करते जाना फटाफट। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है 16, 2, 6, 8, 0, 2, 12, 0, 6। इसको नॉर्मल इवेल्युएट करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर लोगी ना? फर्स्ट किससे इवेल्युएट कर रही हो इसको? कौन से रो या कौन से कॉलम से इवेल्युएट कर रही हो? स्तुति देखो, ये जो सेकंड कॉलम है उसमें दो वैल्यू ऑलरेडी जीरो है ना? तो अगर तुम सेकंड कॉलम से इवेल्युएट करोगी तो तुमको बहुत कम सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तुम इसको अगर, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस। तो अगर मैं इसको सेकंड कॉलम से इवेल्युएट करती हूँ तो ये -2, फिर -2 पे उसका माइनर क्या है, 8, 12, 2, 6। फिर आएगा ज़ीरो और फिर ज़ीरो का माइनर, फिर आएगा ज़ीरो और फिर ज़ीरो का माइनर। तो ये सब तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमको इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसी को इवेल्युएट करेंगे। -2, 8 6 ज़ा 48, -12 2 ज़ा 24। तो ये कितना देगा? -2 इंटू 48 -24, 24 विच इज़ इक्वल्स टू -48। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Solve the following using rules of determinant। डिटर्मिनेंट में जो भी रूल लगता है वो सारे रूल्स लगा के हमको सॉल्व करना है। और तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ये गिवन है 13, 30, 39, 379, 23, 53, 70। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, 13 है, यहाँ पर 30 है, 39 है, 379 है, ये 23, 53, 70। तो पहले तो चेक करो कि कोई रूल लग रहा है कि नहीं इसमें। इसमें हम ये लगा सकते हैं 13। हाँ, स्तुति पता है तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम रूल्स क्या क्या थे? जैसे अगर अपन को स्प्लिट कर सकते हैं, एक रो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं एक बार सारे रूल्स पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो डिटर्मिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर if each of the elements of a row is multiplied by some number, the value of the determinant is also multiplied by that number. अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, अब इसमें हमारे पास ये रो है, ये रो, तो अगर हम लोग किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट को एक रो के किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो भी हमारी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही वाला याद है रूल? यस मैम। मैम एक बार एक एग्जांपल के साथ। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल अगर तुम ये वाला निकालो, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, 813401 603। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी डिटर्मिनेंट क्या आ रही है? फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट जो है ना, इसका वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा आएगा सिर्फ, अगर जैसे मान लो इसका जो भी वैल्यू आ रहा है, इसका निकाली क्या वैल्यू कितना आ रहा है? मैम निकाल रही हूँ। ओके ओके। मेरे ख्याल से -6 आएगा। नहीं आ रहा है -6? मैम एक बार फिर से दिखाइए थी। एक्चुअली मैं कर ही नहीं थी, पर अगर ये सिर्फ वन वाले कॉल ये वाले रो को ले लेते हैं, ये वाले कॉलम को ले लेते हैं अपन, तो -1 को हम लोग को इंटू करना पड़ेगा इससे 4613 से, बाकी सब तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये होगा -1, 4 3 ज़ा 12, -6, तो ये होगा -1, 12 - 6 = 6, तो ये आंसर आएगा -6। ठीक है। अब ये वाला जो नया डिटर्मिनेंट है ना, ये एक्चुअली मैंने कैसे बनाया है, जो ऊपर वाला रो था, ये वाला फर्स्ट वाला रो, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 8 ज़ा 40। स्तुति क्लियर है ना जो अभी पहले बताई थी? यस मैम, यस मैम। मैम मैं वो नंबर 4 का मैं 9 समझ रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले रो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये 5 आया, 5 3 ज़ा 15 आया। अब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये -5, 4 3 ज़ा 12, -6, तो ये कितना आ गया -5 × 6। तो अपन देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, 5 × -6। मतलब हमारा पहले वाला जो डिटर्मिनेंट था, नॉर्मल डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू आ रहा था -6, लेकिन जब हमने पहले वाले रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या मिल गई हमको, 5 टाइम्स पहले वाले डिटर्मिनेंट के। तो वो यही कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो, अगर हर एक एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के is multiplied by a same number, is multiplied by a same number, या फिर by some number लिख दो, by some number, the value of the determinant, the value of the determinant is also
multiplied by that number is also multiplied by that number। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटर्मिनेंट की? अगर हम लोग रोज को चेंज करें आपस में या कॉलम्स को इंटरचेंज करें आपस में, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी अनचेंज रहेगी। रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। मतलब ए बी सी, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब डिटर्मिनेंट ये है, अगर तुम इसको इस तरीके से लिख दोगी ABC A2 B2 C2 A3 B3 C3, हमने रोज को क्या किया, कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा और इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि द इंटरचेंज ऑफ any two adjacent rows or any two adjacent columns, अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं किसी भी दो एडजेसेंट रोज को या किसी भी दो एडजेसेंट कॉलम्स को ऑफ अ डिटर्मिनेंट, then the sign of the determinant changes, then the sign of determinant changes but its value remains same, but its value remain same। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास मान लो एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लो ये है डेल्टा। अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम से इंटरचेंज कर दूं B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लेमडा, क्योंकि मैंने इसको एक बार चेंज किया। अब मान लो मैं इस A1 A2 A3 को इस पोजीशन में नहीं लाके सीधा C1 C2 C3 पे ले जाती, मतलब दो बार शिफ्टिंग कर देती, तो दो बार शिफ्टिंग करने से क्या होता, B1 B2 B3 तो इधर आता, C1 C2 C3 इधर आता, A1 A2 A3 इधर आ जाता। तो फिर मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती, ये वाले में एक और बार माइनस लग जाता, क्योंकि मैंने उसको एक और बार शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर तुम रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करोगी तो वैसे वैसे डिटर्मिनेंट के साइन में भी मतलब चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी सेम रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा था कि हमें रूल्स लगाना है डिटर्मिनेंट के और रूल्स लगा के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। हमने एक और रूल पढ़ा था कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं अगर उनके बीच में ऐसा कोई नंबर है, मतलब जैसे ये 23 है, इसको अगर मैं लिख रही हूँ 13 + 10, इस 53 को मैं लिख रही हूँ 30 प्लस क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 30 + 23, और इसे मैं 70 को क्या लिख सकती हूँ 39 + 31। Yes, ma'am, 31. तो इस डिटर्मिनेंट को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 13 30 39 3 7 9 13 30 39 प्लस फिर ये अलग डिटर्मिनेंट बनेगा इसका 13 30 39 3 7 9 और फिर 10 23 31। तो इसमें तो दो रोज सेम हो गई। तो एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर दो रोज या दो कॉलम्स, ये दोनों जो कॉलम है ये दोनों सेम हो गए हैं, तो एक और प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की कि अगर
दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, जीरो। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमें जीरो दे देगा। अब बच गया हमारा सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट, कौन सा, 13, 30, 39। 13, 30, 39, 3, 7, 9, 10, 23, 31। तो ये वाला डिटर्मिनेंट हमारा बचा है, तो हम इसी को ही क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, इसमें इसको इवेल्युएट करने के लिए ये करो, जो रो और कॉलम ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं ना, याद है हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाते थे इसमें। रो कॉलम ऑपरेशन लगाते थे ना, जैसे कॉलम वन है C1, उसमें से हम माइनस कर देते हैं C2 प्लस C3, तो ये हमें किसकी वैल्यू दे देगा, C1 की। तुम लोग पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर भूल गए हो क्या? मैम इस चैप्टर की एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं है, उस टाइम पढ़े थे फिर भूल गए। अच्छा, तो क्या मैं पूरा फिर वापस स्टार्टिंग से समझाऊं? मैम कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, तो थर्ड प्रॉपर्टी के बाद से ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ अब सारी चीज़ें। कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने आता है? क्या? कोफैक्टर और माइनर्स। माइनस याद है, को फैक्टर याद नहीं है। तो कोफैक्ट जैसे माइनर निकालते थे, तो माइनर कैसे निकालते थे हम लोग? मैम किसी भी एक रो को लेके या कॉलम को लेके उसमें लाइन मार्क जो प्लस माइनस करते थे और जितने बचती थी वो माइनस करते थे। जैसे अगर ये डिटर्मिनेंट है, हाँ, तो ये जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का हमें सारे कोफैक्टर, किसके किसके कोफैक्टर निकालने हैं, हमें निकालने हैं कोफैक्टर ऑफ 10, 11 एंड 12। तो सबसे पहले 10, 11 और 12 का तुम्हें कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके माइनर्स निकालो, और फिर माइनर्स निकल जाएंगे तो फिर CIJ इज इक्वल्स टू -1 I+J MIJ, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो पहले माइनर्स निकालो 10, 11 और 12 का। तो 10 का माइनर क्या होगा, 10 कौन सी पोजीशन पे है, 10 1 1 पे है, तो उसका माइनर जो होगा M11 होगा। तो 10 का माइनर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 14, 15, 17 और 18, इसका जो वैल्यू आएगा वो उसका माइनर होगा। जो भी माइनर की वैल्यू आएगी उसके बाद तुम C11 निकालना। C11 कैसे निकालोगी, -1 I+J, आई क्या है हमारा 1, जे क्या है 1, तो 1+1 और फिर तुम्हारा M11, ये तुम्हें दे देगा C11। उसी तरीके से तुम 11 का और 12 का निकालो। कर रही हो स्तुति? मैम आई और जे क्या था? आई मतलब होता है रो, कि वो कौन से रो में है, और जे का मतलब होता है वो कौन से कॉलम में है। अभी हम लोग किसका निकाले, 10 का निकाले ना, तो 10 का जो रो है और कॉलम क्या है, आई क्या है उसका 1, मतलब नंबर कौन सी रो में है, वो फर्स्ट रो में है। और जे क्या है 1, मतलब वो फर्स्ट कॉलम में है। वैसे ही जब तुमको 11 का निकालना पड़ेगा, तो 11 के लिए तुम क्या निकालोगी, M21, है ना, क्योंकि वो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। स्तुति, वैसे ही 1 2 किस में आएगा, M31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये तीनों चीज मुझे फाइंड आउट करके बताओ।
फाइंड आउट किया स्तुति? हम एक मिनट निकल रहा। M21 कैसे निकालेंगे? 13, 15, 16, 18। फिर C21 निकालेंगे, -1 to the power 2 plus 1 M21। फिर M31, 13, 14, 16, 17, 13, 14, 16, 17। तो ये M31 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है C31। तो C31 निकालने के लिए -1 3 + 1 M31। श्रुति कैलकुलेटर लेके बैठी हो ना? यस मैम। बताते जाओ आंसर्स। यस मैम। मैम M11 है 3, M11 है 3। C11 3 आ रहा है कि -3 आ रहा है? मैम -3। ठीक है, तो C11 क्या हो जाएगा फिर यहाँ से? -1 की पावर 2, और ये तो -3 ऑलरेडी है, तो इसका आंसर -3 ही आएगा। यस मैम। नेक्स्ट। -6। नेक्स्ट है -6, और C21 कितना आया? -1 to the power 3 into -6, तो ये आ गया +6। फिर M31, M31 आया -3 शायद, और फिर -1 to the power 4 यस मैम -3, -3। तो ये भी -3 आया। तो इस तरीके से हम लोग सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यस मैम। अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि सॉरस रूल से हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो सॉरस रूल से अगर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो इस रूल से अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना रहता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इधर वाली जो हमारे पास रो है, मतलब कौन सी वाली रोज है, A1, ये वाली जो A1 A2 A3 जो है, और ये जो B1 B2 B3 है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर वापस से एक बार लिखते हैं बाहर में। तो इसको हम लोग बाहर में लिख देंगे, तो ये होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायगोनल बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे, C1 A2 A2 B3, ऐसे करके 3 एलिमेंट्स का हमने डायगोनल बना लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A1 B2 C3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे किससे, B1 C2 A3 के साथ।
B1 C2 A3 के साथ, फिर एडिशन करेंगे किसके साथ, C1 A2 B3 के साथ, C1 A2 B3 के साथ, और इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से मान लो कोई 1 आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो सेम डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये पूरे डिटर्मिनेंट को हमने लिखा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से A1 A2 A3 B1 B2 B3, फर्स्ट और सेकेंड रो को हमने डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा। अब जैसे पहले हमने ऊपर से नीचे डायगनली लाइंस बनाई थी, अब हम लोग नीचे से ऊपर डायगनली लाइंस बनाएंगे। जैसे यहाँ से A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1। अब फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर में किया था, A3 B2 C1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस B3 C2 A1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस C3 A2 B1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबको सॉल्व करने से मान लो कोई आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट में जो भी वैल्यू आई है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ये सेकेंड में जो भी वैल्यू आई है उससे, तो उससे हमारा फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जैसे अगर इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट बाय सैरस रूल, और डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है 16 27 33 15 28 31 14 29 32, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले एग्जैक्टली सेम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, 16 27 33 15 28 31 14 29 32। अब फर्स्ट और सेकेंड रो को रिपीट करके लिखेंगे, 16 27 33 15 28 31। फिर हम लोग को ऊपर से डायगनल्स बनाने हैं, तो ये हमने डायगनल्स बनाए, 15 29 33 14 27 31। अब जो भी हमने डायगनल्स बनाए हैं उन डायगनल्स के एलिमेंट्स को हम ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 इंटू 28 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 29 इंटू 33 प्लस 14 इंटू 27 इंटू 31, फिर 16 इंटू 28 इंटू 32, ये हमें क्या दे देगा, 14,336। ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 14,355। ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 11,718। और सब ये जब ये सब टोटल प्लस होगा तो हमें मिलेगा 40,409। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। उसके बाद वापस से वही डिटर्मिनेंट लिखना, पूरा एग्जैक्ट सेम, 16 27 33 15 28 31 14 29 32, और फिर फर्स्ट और सेकेंड रो को रिपीट करना, 16 27 33 15 28 31। अब नीचे से डायगोनल बनाना स्टार्ट करेंगे, और जो नीचे से डायगोनल बनाया है उनका वापस प्रोडक्ट करके एडिशन करेंगे। प्रोडक्ट करके एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 33 इंटू 28 इंटू 14 प्लस 31 इंटू 29 इंटू 16 प्लस 32 इंटू 27 इंटू 15। तो ये हमें ओवरऑल क्या दे देगा, 12,936 प्लस 14,384 प्लस 12,960, और ओवरऑल हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 40,280। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब अगर हम लोग को फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास आया था 40,409, हम माइनस करेंगे इसे 40,280 से, तो हमारा फाइनली डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 129। तो ये था हमारा सॉरस रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था 2018 दुर्ग में।
दुर्ग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में आया था। अच्छा मैम, डिटर्मिनेंट्स के ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल वाले आते हैं या सॉरस रूल्स वाले? सॉरस रूल से बहुत कम आएंगे। मतलब वो अगर जैसे तुम लोग का इस बार का तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन हो गए हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आने की चांसेस हैं ऐसे। मैम हम लोग के इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन इंटरनल्स में। ऐसा नहीं हुआ था तो मतलब क्या एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें से 2 क्वेश्चन। यस मैम। अच्छा, तो फिर ये रविशंकर का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। ओके मैम। अगर उधर का चेंज हुआ हो रहा होगा तो वैसा तो मुझे कुछ अभी पता नहीं है, पर मेरा भाई बोल रहा था कि उन लोगों का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। मैम इंटरनल्स के तो वैसे ही है जैसे आते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे अब मैं एक आध क्वेश्चन से ही अब एक्सप्लेन करते जाती हूँ ना। उम्म, जैसे कुछ कुछ डिटर्मिनेंट्स ऐसा भी आ सकता है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। जैसे तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 ए क्यूब, 1 बी क्यूब, 1 सी क्यूब। ये तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है, ये तुमको इवेल्युएट करना है। पर इसमें क्या करना है, हमें रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाना है। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हैं क्या? बेसिकली इसमें 3 आते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशंस में। पहला तो ये है कि आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। आप किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप किसी रो को इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो कि किसी रो से आप किसी दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और यही सेम चीज़ें हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर मैंने रो ऑपरेशन, ये सारे रो ऑपरेशंस हैं, वैसे ही कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं तो आप कॉलम में भी यही सारे इंटरचेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो में सारे 1 1 1 1 एलिमेंट है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी 2 1 को ज़ीरो कर दूं। अगर मेरे 2 1 ज़ीरो हो जाएंगे तो मेरे को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन में लिख रही हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 2 एंड 3। तो अगर मैं कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी कॉलम 2 और 3 से, तो मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगी कि कॉलम 2 में क्या हो जाएगा, C2 - C1। और मेरा कॉलम 3 क्या हो जाएगा, कॉलम 3 में से भी मैं C1 माइनस कर रही हूँ। तो ये 2 ऑपरेशन मैंने लगाया। तो मेरा C1 तो कोई चेंज नहीं होगा, तो C1 एज इट इज़ रहेगा 1 A क्यूब। पर मैंने C2 में क्या ऑपरेशन लगा दिया, C2 में मैंने ये ऑपरेशन लगाया कि C2 के जो भी एलिमेंट है उसको C1 से माइनस करना है। तो 1 - 1 करेंगे तो ये होगा 0। बी B - A करेंगे तो यहाँ पर B - A, B³ - A क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा B³ - A क्यूब। वैसे ही C3 में भी सेम, C3 - C1, तो 1 - 1 0, C - A तो C - A, C3 से मैं A3 माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा C³ - A क्यूब। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि हमारे दो वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो गई हैं। तो दो वैल्यू ज़ीरो हो गई हैं तो हमें सिर्फ क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, ये 1 वाला, ये बस इतना। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं B - A, B³ - A क्यूब, C - A, C³ - A क्यूब। अब अगर हमें A³ - B³ का फॉर्मूला पता है तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो A³ - B³ का फॉर्मूला क्या होता है, A - B, A² +B² + AB। तो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर B³ की जगह पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, B - A, B³ - A क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं B - A इंटू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे ही यहाँ पर सी माइनस ए, सी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में बी माइनस ए कॉमन है, तो हम लोग बी माइनस ए को डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा 1 और नीचे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे ही इस कॉलम में सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हम लोग सी माइनस ए को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा 1, अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसको जैसे अपन नॉर्मल डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं वैसे इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। बी माइनस ए सी माइनस ए, ये 1 इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमें दे देगा बी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। फिर ये खोलेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वैल्यू, वो है हमारे पास बी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। तो इधर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, बी माइनस ए ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है। इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, कॉमन अगर निकल रहा होगा तो फाइंड आउट करूँगी। यहाँ से सी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा सी प्लस ए, यहाँ से माइनस बी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा बी प्लस ए। कुछ गड़बड़ हो गई है लग रहा है मुझे। ये अगर यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या फिर ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँगी तो ये बचेगा बी, या फिर प्लस ए कॉमन निकालूंगी हो जाएगा तो ये सी माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सी माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए। तो ये हमारा फाइनल इवेल्युएशन हो गया डिटर्मिनेंट का। इसमें कोई डाउट है क्या स्तुति? नो मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से और हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो तुम लोग को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, ये तुम खुद से कोशिश करना कि तुमसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने अभी करवाए हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है बी प्लस सी बी सी बी सी प्लस ए ए प्लस बी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अपन ने जो भी ऑपरेशंस लगाए थे वही सारे ऑपरेशंस को लगा के इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ए गिवन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों रो को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ये दोनों कॉलम को ऐड कर देंगे और इस कॉलम को अगर हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारी। फर्स्ट A11 हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले वही कोशिश करते हैं कि वही कर दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग C1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं कि C1 से माइनस कर रहे हैं C2 प्लस C3, C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं और C1 से माइनस कर रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। C2 और C3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देते हैं।
सी प्लस ए ए प्लस बी। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड किए तो सी प्लस ए और ए, तो ये हो गया सी प्लस टू ए। और सी में से हम लोग माइनस कर रहे हैं सी प्लस टू ए, तो जब खोलेंगे तो ये सी माइनस टू ए हो जाएगा, तो ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस टू ए बचेगा। वैसे ही जब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी। और माइनस किस में इसको माइनस करना है बी से, तो बी माइनस टू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस टू ए माइनस बी। तो ये बी और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस टू ए, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा कॉलम है C1, इसमें से माइनस टू ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस टू ए अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के पास यहाँ बचेगा 0 1 1। यहाँ सारा चीज़ वैसे का वैसे ही, सी प्लस ए बी ए प्लस बी। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ, 0 1 1 आ गया, तो हम कोशिश करते हैं कि इस 1 को 0 कर दें ताकि हमारा इवैल्यूएशन ईजी हो जाए। तो उसको हम लोग कैसे 0 कर सकते हैं, हम लोग ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि हम लोग R2 में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं R3 से। तो R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा। C प्लस ए माइनस ए करेंगे तो सिर्फ C बचेगा। ए माइनस ए प्लस बी करेंगे तो ये होगा ए माइनस बी, तो हमें ओवरऑल मिलेगा माइनस बी। और थर्ड वाला कॉलम एज इट इज़ 1 ए प्लस बी। अब हमारे पास ऑलरेडी पहले कॉलम की दो एंट्री 0 हो गई है। मैम ये R2 माइनस 3 में समझ आई इस बार फिर से। ये इसका मतलब ये है कि मैं रो 2 में ये चेंज कर रही हूँ कि रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं रो 3 के एलिमेंट से माइनस कर रही हूँ। तो रो 2 कौन सा था, ये था रो 2। ओके मैम, रो ओके, यस मैम। ठीक है, तो अब ये हो गया माइनस टू ए। अब मेरे पास तो यही वाला बचा है सिर्फ, तो मेरे को सिर्फ इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये 1 रखा मैंने, प्लस माइनस प्लस, और फिर इसकी जगह पे सी बी माइनस बी। तो अब मैं यहाँ से भी ये चीज़ कर सकती थी कि सी और बी को कॉमन निकाल लूँ, पर रहने देते हैं, ऐसे ही हो जाएगा इवेल्युएट। सी इंटू माइनस बी माइनस सी इंटू बी सी बी। तो ये हमें कितना दे दिया, माइनस टू ए माइनस टू सी बी। और फिर ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ABC। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था, पर अगर सॉल्व नहीं करने के लिए आया तो ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4ABC होती है। तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4ABC होती है। ठीक है। यस मैम। डिटर्मिनेंट्स में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं स्तुति, तुम लोग को ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास डिटर्मिनेंट के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं PDF बना के भेज देती हूँ, तुम लोग वो सारा प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, ओके मैम। बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। या तो तुम लोग को ये आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो तुम लोग को ये रो और कॉलम ऑपरेशन से करना पड़ेगा, देख के कि क्या ज़ीरो हो रहा है क्या ज़ीरो नहीं हो रहा है। अगर छोटे क्वेश्चंस आएंगे 2 3 नंबर के, तो ये सॉरस रूल आ सकता है, नहीं तो फिर ये डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने आ सकते हैं। डिटर्मिनेंट से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। बाकी इसके क्वेश्चंस और हैं, अगर बोलोगे प्रैक्टिस मैं करवाऊँ तो फिर मैं करवा दूंगी, बोलोगे PDF सेंड कर दो, तुम लोग ट्राई करोगे तो मैं PDF सेंड कर देती हूँ। मैम PDF सेंड कर दीजिए, हम लोग ट्राई कर देंगे, अगर नहीं बने तो अगली क्लास में वही सॉल्व कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे कर लेते हैं, मैं PDF सारा अभी भेज देती हूँ। ओके स्तुति। थैंक यू मैम। ओके।